मैं गली गली जाकर अपने ठेले पर तरबूज बेचता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी तपती धूप में बेहोश हो गया। मैं अपना ठेला छोड़कर उसे अस्पताल ले गया और उसे होश आ गया। मैंने अपने पूरे दिन की कमाई उस आदमी पर लगा दी। मैंने वापस जाकर देखा तो मेरा ठेला उस जगह से गायब हो चुका था। उस बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? मैंने एक कच्ची बस्ती के बारे में बताया। अगले दिन उस बस्ती में बुलडोजर आ गए। मैं समझा कि अब हम बेघर हो गए। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी गाड़ी से उतरा और उसने मुझे एक फाइल थमाई। मैंने वो फाइल खोली तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बूढ़े ने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, सामने खड़े पीले रंग के बुलडोजर की गड़गड़ाहट से पूरी कच्ची बस्ती की जमीन कांप उठी थी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। मेरे दिल की धड़कनें भी उसी रफ्तार से तेज हो रही थी। कानों में सिर्फ मशीनों का शोर और लोगों की चीखों की आवाज आ रही थी। केशव, केशव, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये लोग क्या करने वाले हैं? मेरी पत्नी रूपाली डर के मारे मेरा बाजू पूरी ताकत से पकड़े हुए खड़ी थी। उसकी उंगलियां मेरे बाजू पर गड़ी हुई थी और उसकी आंखों में बेबसी के आंसू तेजी से बह रहे थे। तुम मेरे पीछे रहो रूपाली, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे तसल्ली देने की कोशिश की, जबकि मैं खुद अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। चारों तरफ धूल और मिट्टी उड़ रही थी, जिसने सांस लेना भी मुश्किल कर दिया था। बस्ती के सारे लोग अपने कच्चे घरों से बाहर निकल आए थे। औरतें जोर जोर से रो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे और मर्द बेबसी से पुलिस और सरकारी लोगों के सामने हाथ जोड़ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी दुनिया बस अगले ही लम्हे उजड़ने वाली है। वो कच्ची दीवारें जिन्हें हमने अपने खून पसीने से खड़ा किया था, वो छत जिसके साए में हमने अपनी मोहब्बत और गरीबी के दिन गुजारे थे, सब कुछ मिट्टी में मिलने वाला था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता रहता है। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ही हमारी गरीबी थी। हम गरीब लोग पैसों से गरीब होते हैं, लेकिन दिल के बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए लोग हमें बर्बाद कर देते हैं। पूरी बस्ती में शोर मचा हुआ था। इस बर्बादी की कहानी अचानक शुरू नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब मेरी जिंदगी बिल्कुल सुकून भरी और सीधी चल रही थी। मेरा नाम केशव है। मैं शहर की एक बड़ी सड़क के किनारे गलियों गलियों में जाकर फल बेचा करता था। मेरी जिंदगी में अगर कोई सबसे खूबसूरत और कीमती चीज थी तो वो मेरी पत्नी रूपाली थी। वो एक बहुत ही सब्र करने वाली औरत थी, जिसने कभी मेरे गरीब होने का ताना मुझे नहीं दिया था। हमारी पूरी जिंदगी उसी कच्ची बस्ती का वो एक छोटा सा कच्चा कमरा था, जिसकी छत बारिश के दिनों में टपकने लगती थी। लेकिन रूपाली ने कभी अपना दिल खराब नहीं किया था। केशव उठिए, सुबह हो गई है। उसकी मीठी आवाज रोजाना मेरी सुबह की शुरुआत करती थी। थोड़ी देर सोने दो रूपाली, आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। मैंने आंखें बंद करते हुए करवट बदल कर कहा, गर्मी बहुत ज्यादा है, आजकल आप जल्दी जाइए, आपकी जल्दी कमाई होगी, उठ जाइए। मैंने आपका ठेला तैयार कर दिया है, उस पर तरबूज रख दिए हैं। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो लोग तरबूज ज्यादा खाएंगे और ठंडा पानी भी ज्यादा पिएंगे। मैंने एक ठंडे पानी का बर्फ से भरा हुआ वाटर कूलर भी रख दिया है, इसलिए आप जितनी जल्दी जाएंगे आपकी कमाई हो जाएगी। अब उठ जाइए। मैं उठा तो वो हमेशा की तरह मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं उठकर बैठ गया। रूपाली, तुम सारा दिन इस कच्चे कमरे में गर्मी में गुजारती हो, सुबह सवेरे उठकर मेरे लिए मेहनत करती हो। मुझे कभी कभी शर्मिंदगी होती है कि मैं तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाया। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी लाकर दे दूं। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी आराम नहीं दे पाया। तुम सोचती होगी कि मैं कैसा पति हूँ जिसने शादी के बाद तुम्हें एक दिन भी आराम नहीं दिया। शादी होते ही तुम मेरे साथ मेरे कामों में लग गई। तुमने कभी अपनी तरफ भी नहीं देखा, तुम बस मेरा साथ देती रहती हो। बस करिए, ये कैसी बातें लेकर बैठ गए हैं आप सुबह सुबह? रूपाली ने पानी का गिलास मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी कमाते हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। एक औरत को और क्या चाहिए? मेहनत की कमाई से ऊपर वाला बहुत ज्यादा खुश होता है। आप देखिएगा, एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे।
बस आप अपनी नीयत साफ रखना। मुझे आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। चाहे हालात कैसे भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। उसकी ये बातें मेरे दिल को सुकून पहुँचाती थी। वो हमेशा मुझे इसी तरह तसल्ली देती थी कि उसे कभी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसे सिर्फ मेरा साथ चाहिए। लेकिन एक पति होने के नाते मुझे कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती थी। लेकिन फिर वो अपनी बातों से मुझे शांत कर देती थी। मैंने उससे बात करते हुए थोड़ा बहुत नाश्ता किया। मैंने सब कुछ अपने ठेले पर रखा और उससे धक्का लगाना शुरू कर दिया। मुझे अपनी पत्नी की इन्हीं बातों से जीने का हौसला मिलता था। लेकिन मेरी इस छोटी सी खुशी और सुकून भरी जिंदगी को नज़र लगाने वाले भी इसी मोहल्ले में मौजूद थे। ज़रा ब्रेक तो लगा इस जहाज़ को। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रूपाली के दूर के चाचा रमेश अपने घर के दरवाजे पर खड़े नफरत से मुझे देख रहे थे। वो मोहल्ले के सबसे बदतमीज़ और अकड़ू मिजाज और कड़वे इंसान थे। जी चाचा जी, क्या हाल है? कोई काम था? मैंने अपना ठेला रोककर बहुत इज्जत से पूछा। काम? तुझसे क्या काम हो सकता है? आज फिर वही सड़क किनारे खड़े होकर अपने फल बेचने जा रहा है। चाचा ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई बेवकूफ सड़क किनारे गली गली में फल बेचने वाला कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। सारी जिंदगी ऐसे ही ठोकर खाता रहेगा। मुझे उनके ताने बहुत बुरे लगते थे। चाचा, इज्जत की रोटी है, जो ऊपर वाला देता है मैं उस पर बहुत शुक्र करता हूँ। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, बस इज्जत की रोटी कमानी है। उसी वक्त रूपाली दरवाजे से बाहर आई कि शायद मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ। उसे देखकर रमेश चाचा को जैसे और भी आग लग गई। और तू लड़की, चाचा ने सीधा रूपाली को कहा, मैंने तेरे बाप को समझाया था कि इस काम चोर से शादी न करे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अब देख, इस गरीब और नाकाम इंसान से शादी करके तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। सारी जिंदगी सी कच्ची छत में गुजार दी। कल को बच्चे होंगे तो उनको भी यही सड़क का पानी पिला पिलाकर बड़ा करेगी। चाचा जी, आप हमसे बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारी जिंदगी का मजाक उड़ाएं। रूपाली ने बहुत ही सुकून लेकिन मजबूत भरे लहजे में जवाब दिया, हमारा ऊपर वाला हमारे साथ है, वो हमें भूखा नहीं सुलाता है। आप हमारे लिए फिक्र मत करिए, हम अपनी झोपड़ी में बहुत ज्यादा खुश हैं। आप अपने काम से काम रखिए, हम जो भी करते हैं हमें करने दीजिए। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, हमें किसी भी अमीरी की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी गरीबी में बहुत सुकून भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए। हाँ हाँ, देखते हैं ये खुशी कब तक रहती है। जब भूख दरवाजे पर दस्तक देती है तो सारी खुशियाँ खिड़की से भाग जाती हैं। जब तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने तेरे बाप को बहुत ज्यादा समझाया था कि इस फालतू लड़के से तेरी शादी ना करें, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तू लड़की बहुत ज्यादा पछताएगी। रमेश चाचा फट पड़े थे, वो अंदर चले गए। मैंने गुस्से को बहुत मुश्किल से रोका। रूपाली की तरफ देखकर हाँ के इशारे में सर हिलाया और ठेले को तेजी से धक्का देते हुए मैं सड़क की तरफ चल पड़ा। उस दिन जून की बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। सूरज जैसे आसमान से सीधा आग बरसा रहा था। दोपहर के 2 बज रहे थे और सड़क से उठती हुई धूप चेहरे को जला रही थी। मैंने अपना ठेला एक पुराने पेड़ के साए में लगाया हुआ था, लेकिन गर्मी इतनी तेज थी कि साया भी असर नहीं कर रहा था। लोग प्यास से बेहाल हो रहे थे। आज मेरा तरबूज बहुत तेजी से बिक रहा था। केशव भाई, जल्दी से 2 प्लेट तरबूज की लगा दीजिए, जान निकल रही है गर्मी से। एक आदमी ने पसीना पोंछते हुए जल्दी से कहा। बस 1 मिनट भाई, अभी लगाता हूँ। मैंने तरबूज काटना शुरू किया और उन्हें प्लेटों में डालते हुए कहने लगा, बर्फ डाल दूं क्या? हाँ हाँ यार, बिल्कुल ठंडा कर देना। दिमाग पिघल गया है आज धूप में। पता नहीं यहाँ सूरज को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैंने तरबूज की प्लेट पकड़कर पैसे अपनी जेब में डाले। मैंने जेब को बाहर से ही हाथ लगाकर अंदाजा लगाया। आज कमाई सच में बहुत ज्यादा हो गई थी। मेरी थकावट जैसे गायब हो गई थी। ऊपर वाले धन्यवाद, मैंने दिल ही दिल में कहा। मुझे अचानक रूपाली का ख्याल आया। वापसी पर रूपाली के लिए सेब और वो गुलाबी मिठाई लेकर जाऊंगा जो उसे बहुत ज्यादा पसंद है। आज वो बहुत ज्यादा खुश होगी। चाचा रमेश 1000 ताने दें, लेकिन मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। अभी भी ठेले पर ज्यादा तरबूज मौजूद थे। अगर ये सब बिक गया तो आज मेरे पास इतने पैसे होंगे
कि मैं पूरे हफ्ते का राशन एक साथ खरीद सकूंगा। मैंने खुशी से प्यालियां उठाई और मैं धो ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र सामने सड़क के उस पार पड़ी। एक बूढ़ा आदमी जिसने बहुत ही महंगा सूट पहन रखा था, फुटपाथ पर बुरी तरह लड़खड़ाकर चल रहा था। उसके कपड़े देखकर साफ लग रहा था कि वो कोई बहुत ही अमीर और बड़ा आदमी है। लेकिन वो इस तपती धूप और गर्मी में पैदल क्यों चल रहा था? वो बूढ़ा आदमी अपना सीना पकड़े हुए था और उसके चेहरे पर बहुत तकलीफ और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वो एकदम आगे बढ़ रहा था और फिर जैसे उसकी टांगें जवाब दे गई थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो कांप रहा था। भाई वो देखिए, मैंने अपने पास खड़े एक आदमी का ध्यान उसकी तरफ किया। वो आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरा उन्हें देखकर तो आइए। छोड़ो केशव, तुम अपना काम करो। आदमी ने लापरवाही से एक नज़र उधर देखकर अपना तरबूज खाते हुए कहा। पागल हो क्या? फिर कोई नया फ्रॉड होगा। आजकल तो भिखारी भी सूट पहनकर आ जाते हैं मांगने के लिए। अमीर लोग तपती धूप में पैदल थोड़ी चलते हैं। नहीं नहीं, उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब लग रही है। वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तुम जरा ध्यान से देखो, मैंने बहुत ही बेचैनी से कहा। मेरी नज़र लगातार उस बूढ़े पर जमी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता या सोचता, वो बूढ़ा आदमी अचानक जोर से चक्कर खाकर मेरे ठेले के बिल्कुल पास ही गिर गया। वो सड़क के किनारे मुंह के बल जमीन पे गिरा पड़ा था। साहब, साहब, मैं जोर से चिल्लाया और अपने हाथों में पकड़ी प्याली वही छोड़कर उसके पास चला आया। आसपास चलने वाले दो चार लोग भी रुक गए और एक छोटा सा बाजार लग गया। अरे भाई, इसको मत छूना। भीड़ में से किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी। मर गया तो सीधा पुलिस केस बन जाएगा। हम गरीब लोग हैं, फालतू में थाने के चक्कर काटते फिरेंगे। क्या बकवास कर रहे हो? एक इंसान की जान जा रही है और तुम्हें पुलिस केस की पड़ी हुई है। मैंने गुस्से से पीछे मुड़कर उसे झटका और बूढ़े के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कांपते हाथों से उस बूढ़े आदमी को सीधा किया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे लगा जैसे मैंने किसी जलते हुए कोयले पर हाथ रख दिया हो। उसका चेहरा और शरीर आग की तरह जल रहा था। उसकी आंखें पूरी बंद थी, होठ खुश्क होकर सफेद पड़ चुके थे और सांस इतनी उखड़ रही थी जैसे किसी भी लम्हे उसकी सांस रुक सकती हो। वो गर्मी की वजह से पूरी तरह निढाल होकर बेहोश हो चुका था। पानी लाओ, कोई तो मदद करो मेरी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं बची है कि तुम एक बूढ़े आदमी की मदद करो? मैंने इधर उधर खड़े लोगों को देखकर चिल्लाकर कहा, लेकिन सब के सब जैसे पत्थर के बन गए थे। कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सब बस दूर खड़े तमाशा देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये फालतू में इस आदमी के चक्कर में पड़ रहा है। अगर मर गया तो पुलिस केस हो जाएगा। वैसे भी ये गरीब है, ये पुलिस थानों के चक्कर कैसे काटेगा? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये पागल हो गया है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दो लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर उसे फौरन अस्पताल नहीं पहुंचाया गया या उसके शरीर की गर्मी को कम नहीं किया गया तो वो बूढ़ा आदमी यही मेरे सामने सड़क पर दम तोड़ देगा और उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये बदतमीज लोग नहीं बल्कि मैं खुद भी हो जाऊंगा। सड़क पर पड़ा वो बूढ़ा आदमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इधर उधर खड़े लोगों की बातों ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। सब तमाशा देखने में लगे हुए थे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मेरी नज़र बार बार उस बूढ़े के तपते हुए चेहरे और फिर अपने ठेले पर रखे उस बड़े से कूलर की तरफ जा रही थी जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ था। अरे पागल हो गया है क्या? मरने दे इस बूढ़े को। तू क्यों अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है? भीड़ में से एक इंसान ने आगे बढ़कर मेरा कंधा खींचते हुए कहा। हाथ मत लगाओ मुझे। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया। एक इंसान की जान जा रही है और तुम्हें मुसीबत की पड़ी है। तुम लोग इंसान हो या पत्थर, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। तुम्हें इतनी भी फिक्र नहीं है कि एक इंसान की जान जा रही है तो उसकी मदद कर दो। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर मैं पानी की तलाश में इधर उधर भागता तो शायद बहुत देर हो जाती। इस वक्त इस बूढ़े के शरीर को फौरन ठंडक की ज़रूरत थी और हॉस्पिटल की भी, वरना गर्मी इसकी जान भी ले सकती थी। मेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मैंने एक नज़र अपने उस कूलर को देखा और फिर अपनी जेब को, जो मेरी पूरी आज की कमाई थी, जिससे मैंने रूपाली के लिए सेब और मिठाई लेनी थी। पूरे हफ्ते का राशन लाना था। अगर मैंने इसको बचाने की कोशिश की तो मैं घर खाली हाथ जाऊंगा। रमेश चाचा के ताने एक बार फिर मेरे कानों में गूंजने लगे थे। सारी जिंदगी कच्ची दीवार में सड़ेगा,
लेकिन फिर मेरी नज़र उस बूढ़े के सूखे हुए होठों पर पड़ी। उसकी सांस एकदम उखड़ने लगी थी। हे ऊपर वाले, तू ही रोटी देने वाला है, मैंने दिल ही दिल में कहा और एक झटके से उठकर अपने ठेले की तरफ भागा। मैंने वो भारी कूलर उठाया और वापस उस बूढ़े के पास आ गया। ओए केशव, ये क्या कर रहा है? पागल, तेरा सारा पानी बर्बाद हो जाएगा। तू इतनी दूर से आता है, फिर तो ठंडा पानी और ये बर्फ कहाँ से लेकर आएगा? और तेरी कमाई कैसे होगी? मेरा एक जानने वाला दुकानदार जो तमाशा देख रहा था, जोर से चिल्लाया। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कूलर का ढक्कन खोलकर पूरा का पूरा ठंडा और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों का पानी उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर और सीने पर डाल दिया। छपाक की आवाज आई और पानी सड़क पर बहने लगा। बर्फ के टुकड़े बूढ़े आदमी के कपड़ों पर गिरे, पिघलने लगे। भीड़ में एकदम खामोशी छा गई और फिर धीरे धीरे बातें होना शुरू हो गई। लो जी, पागल हो गया है ये तरबूज वाला, अपना सारा नुकसान कर लिया है इसने, एक अजनबी के लिए। लोगों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस बूढ़े आदमी पर था। मैंने बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसके माथे और गर्दन पर फेरने लगा। साहब, आंखें खोलिए, हिम्मत करिए साहब। मैं लगातार उससे बात कर रहा था ताकि वो होश में आ जाए। मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी अपने हाथों में लेकर उसके मुंह में भी डाला। मेरे कपड़े भी पूरी तरह भीग चुके थे और सड़क पर हर तरफ पानी बिखरा पड़ा था। मैंने अपनी जेब की तरफ देखा। जो मैंने आज पैसे कमाए थे वो नजर आ रहे थे। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अब मैं क्या करूँगा? फिर मैंने एक रिक्शा रोका और फौरन उसे अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुंचते ही मैंने रिक्शे वाले को अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए। अस्पताल पहुंचते ही मैं उस बूढ़े आदमी को अस्पताल के अंदर ले गया और उसके हाथ पैर मसलने लगा। डॉक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि आप बिल भर दीजिए, हम इनका इलाज शुरू करते हैं। मेरी जेब में आज की कमाई के जो भी पैसे बचे थे वो सारे हॉस्पिटल के बिल में ख़त्म हो चुके थे। उस बूढ़े आदमी को डॉक्टर देखने लगा था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि आप उस आदमी से मिल सकते हैं। मैं उससे मिलने कमरे में गया तो वो अभी तक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसको एक ड्रिप लगा दी थी और कहा था ये ड्रिप खत्म होते ही वो अपने घर पर जा सकते हैं। और उनकी तबीयत गर्मी की वजह से खराब हुई थी। अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर आया जाता तो शायद उनकी जान भी जा सकती थी। मैं उस बूढ़े आदमी के पास जाकर स्टूल पर बैठ गया। मैं उसे देखकर सोचने लगा कि आखिर ये कौन हो सकता है। मेरी सारी कमाई खत्म हो चुकी थी। मैंने रूपाली के लिए जो चीज़ लेकर जाने को सोची थी अब मैं वो नहीं लेकर जा सकता था। अभी मैं यही सोच रहा था कि अचानक उस बूढ़े आदमी के गले से एक खरखराहट की आवाज़ निकली। उसने खांसते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने आसमान की तरफ देखकर सुख का सांस लिया। डॉक्टर भी कमरे से जा चुके थे। कुछ ही देर में वहां सिर्फ मैं और बूढ़ा आदमी रह गए थे। वो काफी कमजोर लग रहा था। मैंने उससे कांधों से पकड़कर सहारा दिया और धीरे से उठाकर बैठा दिया। उसका कीमती सूट मेरे पानी से पूरी तरह भीगा हुआ था और खराब हो चुका था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। मेरे पास एक छोटी सी बोतल थी। पानी का साफ और ठंडा पानी था जो मैंने अपने लिए रखा था। मैंने वो बोतल खोली और उसके होठों से लगा दी। लीजिए साहब, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको गर्मी लग गई थी, आप बेहोश हो गए थे। बूढ़े ने कांपते हाथों से बोतल पकड़ी और 2-3 घूंट पिए। पानी पीते ही उसकी सांस में सांस आई और वो इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र सबसे पहले अपने गीले और चिपचिपे कपड़ों पर गई और फिर मेरे ऊपर, जो बहुत ही गरीब लग रहा था और मेरे भी कपड़े भीगे हुए थे। मेरे भीगे हुए कपड़े और मेरी हालत चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि यहाँ पर क्या हुआ है। उस बूढ़े आदमी की नज़रों में एक अजीब सी हैरत थी। उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरे मजदूर वाले थके हुए हाथों को। उसे अंदाजा हो गया था कि मैंने उसे होश में लाने के लिए अपना सारा नुकसान कर दिया है। ये सब तुमने क्या किया है? उसकी आवाज़ अभी भी कमज़ोर थी, लेकिन उसने फिर भी मुझसे बात करी। जी साहब, आप बेहोश हो गए थे गर्मी से, आपको होश नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपको फ़ौरन अस्पताल ले आया। मुझे माफ़ करना कि आपके कीमती कपड़े ख़राब हो गए, मैंने शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहा। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और मुझे गौर से देखा। तुमने एक अजनबी की जान बचाने के लिए अपना सारा नुकसान कर दिया, अपनी आज की पूरी कमाई सड़क पर और मेरे ऊपर बहा दी। लोग तो एक गिलास पानी मुफ्त में भी नहीं देते, तुमने अपना सब कुछ मेरे ऊपर क्यों बर्बाद कर दिया? मैंने उसकी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। साहब, काम और कमाई का क्या है, आज नहीं तो कल फिर हो जाएगी। रोटी तो ऊपर वाला देता है,
वो आज नहीं तो कल दे देगा, लेकिन किसी इंसान की जान चली जाए तो वापस नहीं आती। मेरी कमाई आपकी जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं थी। मेरी ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, वो चमक जिसमें हैरत और कोई गहरी सोच छुपी हुई थी। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर रख दिया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? केशव नाम है मेरा साहब। केशव, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहते हो तुम? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। मैंने शर्माकर अपना हाथ उठाया और उन्हें बताया कि ये शहर की बड़ी सड़क किनारे एक कच्ची बस्ती है, जिसके ऊपर धुएं और मिट्टी के बादल हर वक्त छाए रहते हैं। मैं वहाँ रहता हूँ साहब जी। वहीं पर एक मेरी छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में रहता हूँ। बूढ़े आदमी ने गहरी सोच में डूबकर उस बस्ती के बारे में याद किया। वो काफी देर तक याद करता रहा, जैसे वहाँ कुछ तलाश कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे धीरे से बेड का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ साहब, आप अभी कमजोर हैं। मैंने आगे बढ़कर उन्हें सहारा देना चाहा। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुमने जितना करना था वो कर दिया। उसने हाथ के इशारे से मुझे रोका और नर्स को बुलाया। नर्स ने उसके हाथ से ड्रिप निकाल दी और जाने का कह दिया। वो अस्पताल से मेरे साथ बाहर निकला। उसने हाथ के इशारे से एक टैक्सी को रोका जो पास से ही गुजर रही थी। वो टैक्सी में बैठा एक आखिरी बार मेरी तरफ और फिर मेरे उन खाली हाथों की तरफ देखा और गाड़ी वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। सूरज अब चलने लगा था और गर्मी में थोड़ी कमी आ गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट पैदा हो चुकी थी। मैंने अपने खाली हाथों को उठाकर देखा, जेब में हाथ डाला तो कुछ भी नहीं बचा था। आज की सारी कमाई तो मैंने हॉस्पिटल में उड़ा दी थी। अब मैं रूपाली को क्या जवाब दूंगा? उसके लिए सेब और मिठाई तो दूर की बात, घर में रात का खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। भारी कदमों और उदास दिल के साथ मैं उस जगह पहुंच गया जहां मैंने अपना ठेला खड़ा किया था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मेरे होश उड़ गए। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वहां पर मेरा ठेला नहीं था। मैंने इधर उधर सारी गलियों में आसपास सब जगह छान मारा, लेकिन मेरा ठेला मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरी आंखों से आंसू तक आ गए थे, क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने का सिर्फ एक वही रास्ता था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे अपना ठेला नजर नहीं आया। थक हार कर मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। आज मुझे अपने घर का रास्ता बहुत ही लंबा लग रहा था। मुझे बार बार रमेश चाचा के ताने और उनका चेहरा याद आने लगा। वो सच ही तो कहते थे कि मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में अपना ही नुकसान कर लिया। वो अमीर आदमी तो मुझे एक भी रुपया दिए बिना, धन्यवाद किए बिना टैक्सी में बैठकर चला गया और मैं यहाँ सड़क पर खाली हाथ खड़ा रह गया। शाम के साए गहरे हो चुके थे। जब मैं अपनी कच्ची बस्ती में आ रहा था, मेरी झोपड़ी का दरवाज़ा खुला था और रूपाली रोज की तरफ दरवाजे की चौखट पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेरे खाली हाथ और मेरे उतरे हुए चेहरे और मेरे गीले कपड़ों पर पड़ी, वो घबराकर उठ खड़ी हुई। केशव, आप ठीक तो हैं? ये कपड़े कैसे खराब हो गए और आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? उसने आगे बढ़कर मेरे हाथों को थामते हुए पूछा। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ा हो गया और चारपाई पर गिर सा गया। मेरे अंदर बोलने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। रूपाली, मैं एक बहुत बुरा पति हूँ। मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैंने बहुत अच्छी कमाई की थी, तुम्हारी पसंद की मिठाई लाने वाला था, लेकिन मैं खाली हाथ आ गया। रूपाली, मुझे माफ कर दो। मैं कभी भी तुम्हारे लायक नहीं बन पाया। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ रूपाली। आज मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। मेरी आवाज़ बहुत ही फटी हुई हो रही थी। रूपाली जल्दी से मेरे पास आई और मेरे पास चारपाई पर बैठ गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। केशव, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ है आपको? मिठाई और फलों को गोली मारो। आप ये बताइए कि आप परेशान क्यों हैं? कमाई कहाँ गई? आपसे किसने छीन ली? और आपका ठेला कहाँ गया? क्या कुछ हुआ है? आपको चोट लगी है या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है? प्लीज़ मुझे बताइए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप मुझे सच सच बताइए, क्या हुआ है? मैंने एक लंबी सांस ली और उसे दोपहर के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने बताया, मैं अपना ठेला लेकर खड़ा था। मेरी अच्छी खासी कमाई हो रही थी और काफ़ी कमाई हो चुकी थी कि अचानक मेरे सामने एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और अचानक वो बेहोश हो गया।
मैंने पहले तो अपने ठेले से ठंडा पानी का कूलर उठाकर उसके ऊपर डाल दिया, फिर भी उसे होश नहीं आया तो उसे टैक्सी कराकर मैं हॉस्पिटल ले गया और वहाँ मैंने उसका बिल भरा तो मेरी सारी कमाई उसमें लग गई और वो होश में आकर अपने घर चला गया। मैंने रूपाली को ये भी बताया कि वो मुझे 1 रुपया भी दिए बिना चुपचाप वहाँ से चला गया था और वो देखने में काफ़ी अमीर लग रहा था। मेरी पूरी बात सुनने के बाद कच्चे घर के उस अंधेरे कमरे में भी मैंने रूपाली के चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी देखी थी। मैंने उसे बताया कि जैसे ही मैं उस बूढ़े आदमी को छोड़कर अपने ठेले के पास आया तो मेरा ठेला वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने अपने ठेले को बहुत ढूंढा लेकिन मुझे आसपास दूर दूर तक कहीं भी अपना ठेला नजर नहीं आया और मैं थक हार कर फिर अपने घर ही आ गया। उसको मेरी बात सुनकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था। उसके माथे पर एक भी लकीर नहीं आई थी। उसके उल्टे उसके होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कुराहट फैल गई। केशव, उसने पहले बहुत प्यार से मेरे हाथ दबाते हुए कहा, आप रो क्यों रहे हैं? आपने तो आज वो कमा लिया है जो बड़े बड़े अमीर लोग अपनी सारी जिंदगी में नहीं कमा पाते हैं। क्या कमा लिया रूपाली? हमारी जेब खाली हो चुकी है। आज रात हम भूखे सोएंगे और तुम कह रही हो कि मैंने कमा लिया। मैंने तो आज कुछ भी नहीं कमाया और जो कमाया था वो भी मेरे हाथ से चला गया। मुझे आज बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों कर दिया? अब मैं तुम्हें कुछ भी खिला भी नहीं सकता। मैंने हैरानी से उसे देखा। हाँ केशव, आपने एक इंसान की जान बचाई है। ऊपर वाला आपको इसका बदला जरूर देगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरह ऊपर वाले के बंदे पर आपने अपनी सारी कमाई लुटा दी, वो ऊपर वाला आपको भूखा सुलाएगा? रूपाली की आंखों में एक अजीब सा यकीन था। केशव, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऊपर वाला बहुत बड़ा है और वो कभी भी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी ये अच्छाई फालतू नहीं जाएगी। तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल। तुमने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। तुम नहीं जानते कि ऐसे इंसान की जान बचाना कितनी अच्छी बात होती है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ। तुम देख लेना कि तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा और तुम यकीन भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसकी जान ना बचाते तो तुम पछताते रहते, लेकिन अब तुमने उसकी जान बचाई है। तुम्हारे दिल को भी कुछ सुकून मिल जाएगा और तुम्हें इसका बदला भी जरूर मिलेगा। मैं हैरत से अपनी पत्नी का मुंह देखते रह गया था। जहाँ मुझे गालियाँ और ताने मिलने का डर था, वहाँ मुझे एक हौसला मिल रहा था जिसने मेरी सारी थकावट और सारा पछतावा एक पल में धो दिया था। मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे रूपाली जैसी औरत मिली है। लेकिन हमारी इस खुशी और सुकून को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं थी, खास तौर पर उस इंसान के लिए जो हमारे दरवाजे के बाहर खड़ा हमारी सारी बातें सुन चुका था। वाह भाई वाह, क्या कहना है तुम्हारी सच्चाई का। अचानक दरवाजे से एक जोरदार और ताने भरी आवाज आई। मैं और रूपाली चौंक खड़े हो गए। दरवाजे पर रमेश चाचा खड़े ताने भरे अंदाज में तालियां बजा रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर अजीब सी नफरत। चाचा, आप कब आए? मैंने आगे बढ़कर चारपाई से उठते हुए कहा। मैं इतनी देर से खड़ा तुम दोनों पति पत्नी के बीच की बकवास सुन रहा हूँ। शुक्र है मैंने ये सब अपने कानों से सुन लिया, वरना तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि इस दुनिया में कोई इंसान इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? रमेश चाचा ने आगे बढ़ते हुए सीधा मेरी आंखों में देखा। चाचा, आपने पूरी बात अच्छी तरह नहीं समझी। केशव ने कोई बेवकूफ़ी नहीं की है। उन्होंने एक इंसान की जान बचाई है और ऐसे इंसान की जान बचाई है जो अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। क्या आपको नहीं पता ऐसे इंसान की जान बचाना कितना अच्छा होता है? अगर उसकी जान चली जाती तो क्या होता? अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता, तो आप भी उसे अकेला छोड़कर आ जाते क्या? रूपाली ने मेरी सफाई देने की कोशिश करी। तू चुप कर लड़की। रमेश चाचा जोर से दहाड़े। तू भी इसी की तरह पागल हो रही है। तूने अपने सारे दिन की कमाई, अपना सब कुछ एक बुड्ढे पर बर्बाद कर दिया जो तुझे 1 रुपया तक नहीं देकर गया। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती कि इस घर में तेरी पत्नी भूखी है और तू सड़कों पर अमीर लोगों को मुफ्त में इलाज कराता फिर रहा है। तुझे अपने ठेले की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। अब तू अपना पेट कहाँ से पालेगा और इस लड़की को कहाँ से खिलाएगा? मैं कहता था ना, ये एक दिन सड़क पर लाकर ही छोड़ेगा। क्या जरूरत थी उस बूढ़े की मदद करने की? वो जीता या मरता, तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। उसके पीछे अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए। मैंने अपने गुस्से को रोकते हुए कहा, चाचा, वो अमीर था या गरीब, उस वक्त तो वो मौत के मुंह में था। मैं उससे पैसे कैसे मांगता?
मैंने जो किया ऊपर वाले की मर्जी से किया। ऊपर वाले की मर्जी। रमेश चाचा जोर से हंसने लगे थे। उनकी हंसी में जहर भरा हुआ था। अरे बेवकूफ़ इंसान, ये दुनिया पैसों से चलती है, इन खोखली बातों से नहीं। उस अमीर बूढ़े ने तुझे इस्तेमाल किया और चलता बना। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये कौन सा कुछ कर सकेगा। ये सारी जिंदगी इस कच्ची बस्ती में सड़ेगा और तुझे भी भूखा मारेगा। लेकिन तू मेरी बात नहीं सुनती। अब देख भुगत इसको, ये क्या करके आया है। अपना सब कुछ लुटा कर आ गया। इसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं बचा है और ना ही कमाने के लिए कोई काम बचा है। रूपाली की तरफ उंगली उठाते हुए उन्होंने बहुत ही सख्त लहजे में कहा, चाचा मेरी पत्नी से इस लहजे में बात मत करिए। मैंने सख्ती से उन्हें जवाब दिया, मैं तो सच बोल रहा हूँ। आज रात खाना खा लेना, अपनी इन्हीं अच्छाइयों को उबाल कर भूखे मरो तुम दोनों। रमेश चाचा ये आखिरी बात बोलते हुए गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई। रूपाली ने मुझे दोबारा बैठने का इशारा किया और तसल्ली देने लगी, लेकिन चाचा की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। उस रात हम दोनों ने बस पानी पीकर ही गुजारा किया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। रूपाली तो दिन भर की थकान और भूखे पेट के बाद भी सुकून भरी नींद में सो रही थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद बहुत दूर हो चुकी थी। मैं चारपाई पर बार बार करवटें बदल रहा था। क्या सच में मैंने बेवकूफ़ी की है? मैं खुद से सवाल कर रहा था। अंधेरे में मुझे अपना आप छोटा और नाकाम लग रहा था। रमेश चाचा की बातें मेरे दिमाग में लगातार गूंज रही थी। उसने तुझे इस्तेमाल किया और चलता बना। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी के लिए आज कुछ भी नहीं ला सका। वो कितने दिन से सेब खाने को कह रही थी और मैं कितना बदकिस्मत इंसान हूँ कि आज जेब में पैसे होने के बाद भी उसे कुछ नहीं दे सका। शायद चाचा सही कहते हैं। मैंने मायूसी की हालत में सोचा, इस दुनिया में अच्छाई का कोई सिला नहीं मिलता। वो बूढ़ा तो पलटकर मेरा धन्यवाद किए बिना वापस टैक्सी में बैठकर चला गया था। उसे क्या मेरी फिक्र कि मैं एक गरीब ठेले वाले ने अपना नुकसान करके उसकी जान बचाई है। मैंने अपना नुकसान खुद किया है। मैं सच में जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसे ही फैसला करता रहा तो मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगा। मैंने आज बहुत गलत किया। उस बूढ़े आदमी पर मुझे अपनी कमाई खर्च नहीं करनी चाहिए थी। उसने तो मुझे धन्यवाद भी नहीं कहा। मैंने उसकी इतनी मदद की, लोगों की इतनी बातें सुनने के बाद भी मैंने उसकी मदद की, लेकिन वो आदमी शायद उसका दिल बहुत छोटा था। मैंने मायूसी और गुस्से की हालत में करवट बदल ली और एक पक्का इरादा किया, कल से मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, चाहे कोई सड़क पर तड़प ही क्यों ना रहा हो। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखूंगा। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मुझे सिर्फ अपने और रूपाली के लिए जीना है। ये सोचते हुए पछतावे के बोझ के नीचे ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगली सुबह मेरी आंख खुली, रूपाली की मीठी आवाज़ से नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले एक खतरनाक भारी मशीनों की गड़गड़ाहट और औरतों की चीखों पुकार से खुली थी। केशव, केशव उठिए, ऊपर वाले के वास्ते उठिए। रूपाली मुझे जोर जोर से हिला रही थी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ चुका था। वो बहुत बुरी तरह काँप रही थी। क्या हुआ रूपाली? ये कैसा शोर है? बाहर क्या हो रहा है? मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा। बाहर पुलिस आई है, वह हमारा घर गिराने आए हैं। रूपाली की आवाज़ में बहुत ज़्यादा डर था। मैं नंगे पैर ही घबराकर बाहर दौड़ा। बाहर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बस्ती के चारों तरफ पुलिस और सरकारी लोग खड़े थे और उनके बिल्कुल पीछे बड़े बड़े पीले रंग के बुलडोज़र खड़े थे। वो मशीन इतनी बड़ी और ख़तरनाक लग रही थी जैसे अभी हम सबको कुचल डालेगी। बुलडोज़र के ड्राइवर अपने सीटों पर बैठे इंजनों को जोर दे रहे थे, जिससे पूरी बस्ती की ज़मीन काँप रही थी। बस्ती का नज़ारा बहुत ही खतरनाक था। बच्चे डर के मारे रो रहे थे और अपनी माँ से लिपटे हुए थे। औरतें सीना पीट पीट कर रो रही थी और ऑफिसर के सामने हाथ जोड़ रही थी। उनसे कह रही थी कि ऊपर वाले के वास्ते हमें कुछ वक्त दे दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इन्हें लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। यही एक छोटी सी बस्ती है, हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत एक पुलिस वाले के पैरों में गिरकर रो रही थी। पीछे हट जाओ माँ, ये सरकारी ऑर्डर है। पुलिस वालों ने उन्हें सख्ती से पीछे ढकेला। मैं तेजी से दौड़ता हुआ भीड़ के आगे पहुंचा। अचानक मेरी नज़र रमेश चाचा पर पड़ी। रमेश चाचा, जो कल रात मुझे गरीबी का ताना दे रहे थे, आज वही मिट्टी में बैठे अपने बाल नोच रहे थे। उनका घर भी इसी बस्ती के बिल्कुल शुरू में था। चाचा, चाचा ये सब क्या हो रहा है? मैंने उन्हें कांधे से पकड़कर उठाया। हम बर्बाद हो गए केशव,
हम लुट गए। रमेश चाचा दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पूरी बस्ती गैरकानूनी है, वो सब कुछ गिराने लगे हैं। मेरी सारी जिंदगी की कमाई इन कच्ची दीवारों में लगी हुई है। मैं खुलेआम आसमान के नीचे आ गया हूँ। रमेश चाचा का वो कल वाला घमंड आज मिट्टी में मिल चुका था। वो बहुत ही बुरी तरह से रो रहे थे। केशव, कुछ करो बेटा, हमारे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। प्लीज कुछ करो। मैं इस बस्ती को छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी की कमाई इन कच्ची दीवारों में लगी हुई है। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकता केशव। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें तसल्ली दी। चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सब्र रखिए, मैं कुछ सोचता हूँ, आप परेशान मत होइए। वो जोर जोर से रोने लगे थे। मैं दौड़कर वापस रूपाली के पास आया। उसने मुझे देखते ही मेरा बाजू पूरी ताकत से पकड़ लिया। हम दोनों उदासी से एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी पूरी दुनिया बस ये एक कच्चा कमरा था जिसके बाहर हम खड़े थे। इस बीच एक बड़े सरकारी ऑफिसर ने हाथ में पकड़े माइक फोन पर ऐलान करना शुरू कर दिया। सारे बस्ती वाले ध्यान से सुनिए, ये जमीन सरकारी जमीन है और तुम लोगों ने यहाँ पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। हम तुम्हें 10 मिनट का वक्त दे रहे हैं। जो सामान निकाल सकते हो वो निकाल लो, वरना सब कुछ इन बुलडोजर के नीचे कुचल दिया जाएगा। ये आखिरी वार्निंग है। बस्ती को पूरी तरह खाली किया जाए, वरना सब कुछ बुलडोजर के साथ साथ उजाड़ दिया जाएगा। इसी ऐलान के साथ ही बुलडोजर ने धुआं छोड़ा और उनके भारी पहिए 1 इंच आगे की तरफ बढ़े। लोगों की चीखें और ज्यादा तेज हो गई थी। कोई अपना सामान उठाने अंदर भाग रहा था तो कोई अपने बच्चों को सीने से लगाए हुए खड़ा था। केशव, हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हम तो मर जाएंगे। अगर हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो हम कहीं जाने लायक नहीं रहेंगे। रूपाली ने रोते हुए मेरे सीने पर सर रख दिया। मैंने उसे मजबूती से थाम लिया, लेकिन मेरे अंदर जैसे जान नहीं थी। मुझे लग रहा था जैसे सारी जिंदगी, सारी दुनिया खत्म हो गई है। सारी रात मैं सोच रहा था कि हम गरीब हैं, लेकिन आज तो हम बेघर भी होने वाले थे। हमारे सरों से एक कच्ची छत भी छीनने वाली थी। मेरे दिमाग में आया कि जाकर उन ऑफिसर के पैर पकड़ लूं, उनसे मिन्नतें करूं, लेकिन उनके सख्त चेहरे देखकर अंदाजा हो रहा था कि वो किसी की नहीं सुनेंगे। बुलडोजर के ड्राइवर ने गेट लगाए और वो दिए हुए ऑर्डर पर मशीन धीरे धीरे हमारे घर की तरफ बढ़ाने लगे। पहले ठोकर रमेश चाचा के घर के बाहर की दीवार को लगी और वो कच्ची दीवार एकदम आगे से जमीन पर गिर गई, जिससे धूल का एक तूफान उठ गया। नहीं, ऐसा मत करो, रमेश चाचा चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। मैंने रूपाली को पीछे की तरफ खींचा। बुलडोजर अब हमारे सरों पर आने वाला था। सब कुछ खत्म होने वाला था। कोई भी हमें नहीं बचा सकता था। लेकिन मुझे यकीन था कि गरीबों की जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं होता जिससे गरीबों की जान बच सके। बुलडोजर का लोहे का भारी गेट हमारी कच्ची दीवार से बस कुछ ही दूरी पर था। मैंने रूपाली को अपने पीछे छुपाया और आंखें बंद कर ली। मौत या बर्बादी, दोनों में से एक चीज पक्की थी। अचानक पुलिस की गाड़ी के सायरन से भी तेज एक और सायरन की आवाज गूंजी। रोक दो सब मशीनें, बंद कर दो फौरन। किसी ऑफिसर की घबराई हुई ऊंची आवाज सुनाई थी। मैंने झटके से आंखें खोली। बुलडोजर के पहिए जाम हो चुके थे और इंजन की आवाज भी थम गई थी। मेरे सामने एक बहुत ही शानदार, लंबी और चमकदार काली गाड़ी बस्ती के इस कच्चे और टूटे हुए रास्तों के बिल्कुल बीच में आकर रुकी थी। उस गाड़ी को देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरत में आ गया था। बुलडोजर के ड्राइवर ने जल्दी से इंजन बंद कर दिए और पुलिस के बड़े ऑफिसर भी किसी अनजाने डर और इज्जत से 2 कदम पीछे हट गए। गाड़ी का पिछला दरवाजा खुला और 2 बॉडीगार्ड तेजी से बाहर निकले। उन्होंने इज्जतदार अंदाज में गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोला। उसमें से जो इंसान बाहर निकला, उसे देखते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरी सांसें रुक गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही बूढ़ा आदमी था। जी हाँ, ये बिल्कुल वही बूढ़ा आदमी था जिसे मैंने कल दोपहर सड़क पर अपने पैसे बहाकर इसकी जान को बचाया था। लेकिन आज उसका हुलिया, उसकी इज्जत, उसका अंदाज कल वाले बेबस इंसान से बिल्कुल अलग था। वो एक बहुत ही कीमती और शानदार सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था जिसे देखकर पुलिस वाले भी उसे सैल्यूट कर रहे थे। वो इंसान गाड़ी से निकला और उसने अपनी तेज नजरों से पूरी बस्ती को देखा। उसकी नज़र रोते हुए बच्चे, रोती हुई औरतों और फिर मिट्टी में बैठे बाल नोचते रमेश अंकल पर से फिसलती हुई सीधा मेरे ऊपर आकर रुक गई। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को वही रोकने का इशारा किया और बहुत ही रौब के साथ चलते हुए सीधा मेरी तरफ आने लगे। बस्ती के सारे लोग, पुलिस और ऑफिसर और रमेश चाचा
हैरानी से कभी उस ताकतवर बूढ़े को देखते और कभी मुझे। वो बस्ती के सारे रोते हुए लोगों को नज़रअंदाज करता हुआ बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं डर, हैरत और कल रात के पछतावे के साथ बस उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अचानक वही कल वाली मुस्कुराहट उभरी। उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और मेरे कंधे पर थपथपाकर बहुत ही नर्म लहजे में बोला, मैंने कल तुमसे कहा था ना केशव कि मैं तुम्हारा घर देखने आऊँगा। देखो बेटा, मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। मैं बहुत बुरी तरह हकला रहा था। मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे थे। साहब, आप यहाँ और ये सब क्या है? ये पुलिस, ये बुलडोज़र, क्या आप हमारे घर गिराने आए हैं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है? अगर मुझसे कल कोई गलती हो गई थी तो मुझे सज़ा दे दीजिए। मेरे इस गरीब बस्ती वालों को क्यों बेघर कर रहे हैं? मैंने तो आपकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम सबकी जान छोड़ दीजिए। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक यही कच्ची बस्ती है और इसमें छोटे छोटे घर हैं। प्लीज़ हम सबको माफ़ कर दीजिए। मैंने उदासी और कांपती हुई आवाज़ में एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में कोई ताना नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसने मुड़कर बस्ती के सारे डरे हुए लोगों और ख़ास तौर पर रमेश चाचा की तरफ देखा, जो मिट्टी से उठकर हैरत से मुंह खोले खड़े थे। घबराओ नहीं केशव और बस्ती वालों, तुम सब ये ध्यान से सुनो। बूढ़े आदमी ने अपनी तेज और गूंजती हुई आवाज़ में ऐलान किया, ये बुलडोज़र तुम्हारे घर गिराने नहीं आए। मैंने इन्हें यहाँ किसी की छत छीनने के लिए नहीं भेजा है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं साहब जी? इन्होंने तो अभी मेरी दीवार गिरा दी। रमेश चाचा ने रोते हुए आगे बढ़कर कहा। बूढ़े ने रमेश चाचा को नज़रअंदाज किया और मेरी तरफ देखकर बोला, केशव, तुम्हारी इस बस्ती के बिल्कुल पीछे जो बहुत बड़ा खाली और गंदा प्लॉट पड़ा है, ये बुलडोज़र उसे साफ करने आए हैं। मैंने ये ज़मीन आज कानूनी तौर पर खरीदी है। ये बुलडोज़र इस गंदगी को उठाकर वहाँ तुम सब बस्ती वालों के लिए पक्के और हवादार और शानदार घर बनाने की शुरुआत करेंगे। और जब तक वो घर नहीं बन जाते, तुम में से किसी का एक भी कच्चा मकान नहीं गिराया जाएगा। ये सुनते ही पूरी बस्ती में एकदम खामोशी छा गई। लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। रूपाली ने हैरत से मेरा बाजू पकड़ लिया। लेकिन साहब, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और आप हैं कौन? मैंने अभी भी नासमझी से उनसे पूछा। मेरा नाम सेठ आकाश है बेटा। मैं शहर का सबसे बड़ा बिल्डर हूँ और यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला हूँ, फैक्ट्रियों का मालिक। फिर उन्होंने मेरी आंखों में देखा। कल मैं अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल इस मोहल्ले को देख रहा था। मैं देखना चाहता था कि इस गरीब बस्ती के लोगों के लिए क्या ये बिल्डिंग बनाना सही होगा। मैं जानबूझकर अकेला निकला था ताकि जमीन के असली हालात दे सकूं, लेकिन इतनी तेज गर्मी में मुझे मात दे दी थी और मैं बेहोश हो गया था। उसने गहरा सांस लिया और मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी सारी कमाई, अपना सब कुछ सड़क पर बहा दिया था। और तुम वो अकेले इंसान थे जिसने ये नहीं सोचा कि सामने वाला कौन है, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा कितना नुकसान होगा। तुमने बस एक इंसान की जान बचाई। मैं बहुत खुश हूँ केशव। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस मतलबी शहर में तुम्हारे जैसा ईमानदार और हमदर्द इंसान भी मौजूद है, जो अपना सब कुछ लुटाकर भी दूसरों की मदद करने का हौसला रखता है। सेठ आकाश ने पीछे मुड़कर अपने एक नौकर को इशारा किया। नौकर तेजी से आगे बढ़ा और उसने एक लाल रंग की मोटी फाइल सेठ आकाश के हाथ में थमा दी। सेठ आकाश ने वो फाइल मेरे कांपते हाथों में थमाई। इसे खोलो केशव। मैंने डरते डरते उस फाइल का पहला पेज पलटा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी थी। उस फाइल के पहले पेज पर मेरी तस्वीर लगी हुई थी और उसके नीचे बड़े शब्दों में कानूनी कागज बने हुए थे। ये क्या है साहब? इसमें मेरी तस्वीर क्यों है? मैंने हकलाते हुए पूछा। ये मेरी सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने वाली फैक्ट्री के कागज हैं केशव। सेठ आकाश की आवाज़ अब बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। मैंने इस कंपनी के 50% शेयर पर तुम्हारा नाम लिख दिया है। आज से तुम इस फैक्ट्री के कानूनी हिस्सेदारी हो। मैं इतने बड़े एहसान और इतनी बड़ी दौलत के कभी भी काबिल नहीं बन सकता। मैं ये नहीं ले सकता। मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मैंने रोते हुए फाइल वापस करनी चाही। सेठ आकाश ने मेरे हाथ को सख्ती से पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और सख्ती थी। केशव, मेरी बात गौर से सुनो। कारोबार चलाने के लिए डिग्री और चालाकियां तो बाजार से कुछ पैसों में खरीद सकता हूँ मैं, लेकिन जो चीज़ बाजार में नहीं बिकती वो है अच्छी नीयत, ईमानदारी और इंसानियत का दर्द।
जो इंसान अपनी रोटी की परवाह किए बिना किसी अजनबी पर अपना सब कुछ लुटा सकता है, उससे ज़्यादा ईमानदार और काबिल भरोसेमंद इंसान मुझे पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। मुझे अपनी फैक्ट्री के लिए किसी चालाक मैनेजर की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जिसका दिल लालच से ना भरा हुआ हो। ये कोई एहसान नहीं है केशव, ये तुम्हारी उस अच्छाई और अच्छी नीयत का सिला है जो तुमने कल सड़क पर दिखाई थी। आज से तुम सड़क पर तरबूज भी नहीं बेचोगे, बल्कि मेरी फैक्ट्री का सारा इंतजाम संभालोगे। ये सुनकर मेरे घुटने जमीन पर टिक गए। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा था, मैं सिर्फ रो रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे खड़े रमेश चाचा की तरफ देखा। वो इंसान जो कल रात मुझे गरीबी के ताने दे रहा था, जो मेरी अच्छाई का मजाक उड़ा रहा था और जो इज्जत की रोटी को नफरत से देखता था, आज शर्मिंदगी, पछतावे और बेइज्जती के बोझ के नीचे अपने सर को झुकाए खड़ा था। उनके पास बोलने के लिए एक शब्द भी नहीं था। उनकी आंखों का घमंड आज उनके कदमों की धूल बन चुका था। वो समझ चुके थे कि इंसान का हिसाब उसकी चालाकियों से नहीं, बल्कि उसकी नीयत से होता है। मैंने रूपाली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू मोती की तरह गिर रहे थे, लेकिन उसके होठों पर वही सुकून भरी मुस्कुराहट थी जो कल रात भूखे पेट सोने के बाद भी उसके चेहरे पर मौजूद थी। वो लगातार आसमान की तरफ देखकर ऊपर वाले का शुक्र कर रही थी। मैंने फाइल को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। कल रात का मेरा वो इरादा जिसमें मैंने मायूस होकर कभी किसी की मदद न करने का फैसला किया था, मुझे अंदर से शर्मिंदा कर रहा था। मैं अब जान चुका था कि दुनिया का हिसाब किताब इंसान की अकल के तराजू में नहीं तोला जा सकता। जब इंसान अपना नुकसान बर्दाश्त करके भी किसी की तकलीफ दूर करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो वो खाली हाथ तो हो जाता है, लेकिन सच्चाई में उसके हाथ ऐसे खजानों से भर जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती। इंसान सिर्फ अकल का पाबंद है, और जब कोई काम अच्छी नियत और साफ मन के साथ किया जाए, तो इसका बदला वहाँ से और उसकी शक्ल में लौट कर आता है जहाँ तक इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। और यही वो सच्चाई है जो आज इस बेहाल बस्ती की कच्ची ज़मीन पर एक बेयकीनी सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।